हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रत्नत्राया में आपका स्वागत है। जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट 3 का पार्ट सेकंड। ओके, सो अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पिछले जो वीडियोस है वो नहीं देखे हैं, टेस्ट 1 एंड 2 और टेस्ट 3 का पार्ट 1, सो प्लीज़ जाके उसको देखिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो इसमें बेसिकली पूछा क्या है। सो इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक formed out of deposit of glaciers. The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterpart in 6 different land masses of the southern hemisphere. It provides unambiguous evidence of paleoclimates, also of drifting continents. Okay, which of the following rocks is described as the passage में कौन सा रॉक को डिस्क्राइब किया गया होगा। और यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है। अगर हम प्यूमिस की बात करेंगे, सो प्यूमिस इज अ इग्नियस रॉक। ओके, इग्नियस रॉक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ सेडिमेंट्री बोला है। नेक्स्ट वन हो जाएगा टिलाइट, विच मीन्स यस इट्स अ सेडिमेंट्री रॉक। बट देखते हैं कि आगे क्या है। मार्बल, इट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, इट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा क्वार्ट्जाइट, ये भी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज टिलाइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following statements. First statement is, and there is asking about the not correct statement. Okay, always keep it in your mind कि यहाँ पे correct statement पूछा गया है या फिर incorrect. Okay, so first statement is the point where the energy is released during an earthquake is called epicenter. Is it true? No, it's not correct because it's not epicenter. It's basically hypocenter, not epicenter. Okay, so first statement is incorrect. Next one is tsunami would occur only if the epicenter of the tremor is below the oceanic water. Yes, it's a correct statement. सुनामी तभी आएगी जब उसका जो epicenter होगा, और एपीसेंटर क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं, वो ओशनिक वाटर में होगा तभी। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं एपीसेंटर की, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपीसेंटर? ओके, लेट्स सपोज दिस इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें से फॉर एग्जांपल यहाँ से एक अर्थक्वेक का वेव आया, ठीक है, और ये हो गया हमारा हाइपोसेंटर, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक। ओके, और ये जो सबसे नियरेस्ट प्लेस सरफेस पे पहुँचा उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। ओके, एपीसेंटर। सो दिस इज द बेसिकली ऑफ एपीसेंटर। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज नॉट करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following discontinuities separates कोर एंड मैंटल ऑफ द अर्थ? कोर और मैंटल को सेपरेट करने वाला कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? ओके, अगर हम बात करते हैं, ये है, लेट्स सपोज दिस इज अर्थ का एक टुकड़ा है जिसमें कि ये हमारा क्रस्ट हो गया, ये हमारा मैंटल हो गया। एक सेकेंड, दिस वन इज मैंटल एंड दिस वन इज कोर। ओके, ये हमारा 3 सेक्शन में डिवाइड है अर्थ, जैसे कि आप सभी को पता है। इसमें कि अगर हम देखते हैं तो इसमें भी एक डिवीज़न है, वो हो जाएगा हमारा अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, विच इज़ अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, एंड कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर एक इनर कोर। ओके, तो इसी में ये जो पार्ट है उसको हम लोग डिसकंटिन्यू बोलते हैं। ओके, और ये किस किस से अलग हुआ है और किस जगह को अलग करता है, डिवाइड करता है, तो उस कंटिन्यूटी का नाम क्या है? ओके, बेसिकली यहाँ पे यही पूछा गया है। ओके, तो अगर हम देखते हैं, सो फर्स्ट वन इज, अगर हम बात करते हैं अपर, सॉरी ये तो विजिबल नहीं है। ओके, दिस वन। ओके, अगर हम बात करते हैं अपर
अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट की, तो उसके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? तो वो हो जाएगा हमारा कोनरैड। ओके, कोनरैड। और अगर हम बात करते हैं मेंटल और क्रस्ट के बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, तो वो हो जाएगा मोहरोविसिक। ओके, मोहरोविसिक। एंड अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो बेसिकली वहाँ पे हो जाएगा रेपिटी। नेक्स्ट वन इज मेंटल एंड कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो वो हो जाएगा गुटेनबर्ग। ओके, गुटेनबर्ग। एंड इनर कोर एंड आउटर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो वो हो जाएगा लेहमैन। ओके, तो इसको याद रखने के लिए, और यहाँ पे क्या पूछा है, तो कोर और मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिक to remember all these continuities in a sequence way, so let me tell you the trick, which is CM are great leader. Okay, what is the trick? CM are great leader. Okay, तो इसमें C is called Conrad discontinuity, M is called Mohorovicic discontinuity, R is called repeated discontinuity. Great, it means गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, एंड लीडर इट मीन्स लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। आप इसको ऐसे ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं, बिकॉज बहुत बार ऐसे इसको सीक्वेंस वाइज में लगाने का या फिर ऑर्डर में इसको प्लेस करने के लिए भी आता है क्वेश्चन में। ओके, सो ये रहा है ऑल अबाउट द डिसकंटिन्यूटीज। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following statements. How many of the above given are direct source of information about the earth's interior? Okay, इंटीरियर का अर्थ, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसका डायरेक्ट सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, जिससे हमें पता चलता है कि इनसाइड ऑफ द अर्थ कैसा है, क्या है। ओके, सो फर्स्ट वन इज हो जाएगा अर्थक्वेक। इज इट ट्रू? नो, इट्स इनडायरेक्ट सोर्स। ओके, इनडायरेक्ट सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज वॉल्केनिक इरप्शन। करेक्ट, जब लावा मैग्मा जब लावा बन के बाहर निकलता है तो उसमें हमको पता चलता है कि कैसा है इनसाइड ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये डायरेक्ट सोर्स हो गया। रॉक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइंस, ये भी डायरेक्ट होगा। ग्रेविटेशन, नो, इट्स ऑल्सो इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट सोर्स। सो स्टेटमेंट फॉर So answer for this question is option number B. Only 2 statement is correct for this question. Okay, let's come to the next question, which is consider the following conditions. How many of the above given conditions promote mud flow? Mud flow को इनमें से कौन सा condition फेवरेबल बनाता है? ओके, सो फर्स्ट हो जाएगा स्टीप एंड वर्टिकल स्लोप। जी हाँ, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, करेक्ट, ऑन द अपर सरफेस, ये भी सही है। नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट सप्लाई ऑफ सफिशिएंट वाटर, यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन इज absence ऑफ वेजिटेशन, इट्स ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, which is all 4 are correct statement for this question. Okay, let's come to the next question, which is consider the following pairs, and there is asking about the correctly matched pairs. Okay, so first statement is first process illuviation. Description इसका क्या है? It is a accumulation of the dissolved soil material in lower level. Is it true? Yes, it's correctly matched. Next one is illuviation, downward transportation of soil components by water, it's also correctly matched. Next one is desilication, removal of silica from the soil, it's also correct. So answer for this question is option number C. All 3 statements are correct. Okay, because there is asking about the correctly matched statement. Okay, so answer is option number C. Let's come to the next question, which is consider the following pairs. First one is igneous intrusion and shape. Okay, shape के बारे में बात किया है. So first one is, if I am talking about the लैकोलिथ, इट्स शेप कैसा होता है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच, वो पूछा है यहाँ पे. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज लैकोलिथ, इट्स इन डोम शेप्ड नॉट इन लेंथ शेप्ड, एंड लोपोलिफ इन सॉर्सर शेप, ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज फैकोलिथ, इट्स इन लेंथ शेप. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके,
Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the लॉन्गिट्यूड. ओके, लॉन्गिट्यूड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. और यहाँ पे क्या पूछा है. सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. ओके, सो फर्स्ट वन इज longitude is an angular distance measured in degrees north or south of the equator. Is it true? No, it's not correct because it's not north south, it's east and west. Okay, so first statement is incorrect. Next one is longitudes are used to determine local time in relation to international dateline. Is it true? No, it's also incorrect because ये international dateline से relation नहीं करता है, ये करता है ग्रीनविच मीन टाइम से. ओके, सो स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. neither one nor two is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is consider the following landforms. Okay, landforms के regarding which statement is correct. So first one is Coriolis, hanging wall, erids. How many of the above landforms are glacial landform? So all three are glacial landforms, as you know. So answer for this question is option number C is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is consider the following statements between following differences between एस वेव एंड पी वेव. ओके, एस वेव एंड पी वेव के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा गया. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एस वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज एस वेव की अगर हम बात करते हैं सो इट विल नॉट पैरेलल ट्रेवल, इट्स परपेंडिकुलर. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं पैरेलल की तो वो पी वेव जाता है, वो भी पैरेलल. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाता है कि अनलाइक पी वेव एस वेव कैन ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल. इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज P wave can travel solid, liquid and gaseous, but if you are talking about the S wave, it will travel only through the solid. Okay, so answer for this question is option number D. None of the above is correct. Okay, and if you are talking about the P wave and S wave, P wave is also called the primary wave. And if you are talking about the अगर हम earthquake की बात करते हैं, okay, let's suppose there is earthquake is बेसिकली अ टू टाइप. ओके, अर्थक्वेक की बात करते हैं, इट्स अ टू टाइप. फर्स्ट वन इज बॉडी वेव एंड सेकेंड वन इज सरफेस वेव. ओके, सरफेस वेव, बॉडी वेव इज ऑल्सो टू टाइप्स विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव. So this is the basic. Okay, so let's come to the next question, which is answer for this question. What is it? Is option number D. Okay, let's come to the next question, which is these regions have isolated residual hills rising abruptly from the level of ground. They are characterized by their very deep slopes rather than rounded tops. They are often composed of granite or gneiss, are probably the relics of the original plateau that has been almost entirely eroded away. They are typical of many desert and semi-arid landscape in old age. Example, those of northern Nigeria, western Australia and the Kalahari Desert. Which of the following regions being referred to passage of the above? So it's talking about the Inselberg region. Okay, so answer for this question is option number C. Let's come to the next question, which is with reference to the George. Okay,
Consider the following statement that is asking about the correct one. So first statement is George are formed during the youthful stage of the fluvial cycle of erosion. Yes, it's a correct statement. Next one is George are also found due to the recession of waterfall. Yes, it's also correct. Next one is canyons are extended form of gorges. Yes, canyons हो जाता है George का bigger form. Okay. So third statement is also correct. So answer for this question is option number D. All three statements are correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the differences between consider the following differences between terrestrial and Jovian planet. Okay. टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है वो पूछा गया और यहाँ पे क्या पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अनलाइक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स द जोवियन प्लैनेट्स हैव लॉट्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट इन द एटमॉस्फेयर. इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. Next one is terrestrial planets are warmer than the Jovian planet. Is it true? Yes, it's correct because terrestrial planets are nearer near to the sun. Okay, so that's why it's warmer. एंड अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन सा हो जाएगा? देर इज टोटल 8 प्लैनेट्स. ओके, जिसमें से कि 4 हो जाएंगे टेरेस्ट्रियल और 4 हो जाएंगे जोवियन. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर बेसिकली इट्स अ इनर प्लैनेट विच इज मरकरी, वीनस, मार्स एंड सॉरी अर्थ देन मार्स. ओके, अर्थ देन मार्स, ये चारों हमारे हो जाएंगे इनर प्लैनेट विच इज ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट. ओके, देन आफ्टर हमारा आता है एस्टेरॉयड बेल्ट. देन हमारा आ जाएगा जोवियन प्लैनेट विच इज ऑल्सो नोन एज आउटर प्लैनेट. ओके, और उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? सो इट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों उसमें आ जाएंगे विच इज जोवियन प्लैनेट्स. ओके, so answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 are the correct statement for this question. Okay, so let's come to the next question, which is along which of the following plate boundaries crust is either destroyed or created. इसमें पूछा गया है कि, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. बेसिकली पूछा क्या है कि जब प्लेट बाउंड्रीज ऑफ द क्रस्ट कब या तो डिस्ट्रॉय होता है या फिर बनता है. ओके, तो अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट की, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ 2 प्लेट्स. सो इफ देर आर compacting and convergent in a opposite direction, मतलब एक दूसरे के अपोजिट. सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बाउंड्री. और इसमें क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन होता है किसी न्यू लाइक हिमालयाज़ का. फॉर एग्जांपल ये कॉन्टिनेंट जब बना तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसा है? यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया एंड एशियन प्लेट से. तो वो क्या हो गया? यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या फॉर्मेशन हुआ? हिमालय का. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट कन्वर्जेंट. एंड डाइवर्जेंट प्लेट की हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में. तो इसमें क्या होगा? इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? तो मिड ओशियनिक रिजेस का फॉर्मेशन होता है. ओके, और ये कहाँ पे सबसे बड़ा है? तो अटलांटिक ओशियन में, जो कि ओशियन प्लेट का डाइवर्जेंट से बना है. एंड ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज 2 प्लेट्स एंड ये एक दूसरे के अपोजिट में घसक रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में लाइक स्लाइड हो रहा है. तो इससे ना तो किसी का डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है कोई नया प्लेट. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, let's come to the next question, which is consider the following. How many of the given movements can be categorized as slow mass movement? Okay, so first one is solifluction. Is it? Yes, it's a slow mass movement. Earth flow, it's a faster one or rapid one. Okay, rapid one. So second statement is incorrect. Slump is also rapid. Okay, so answer for this question is option number A. Only statement 1 is correct. Okay, let's come to the next question, which is
Consider the following statements. And there is asking about the not correct statement. Okay, and first one is stalagmite rise up from the floor of the caves. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is stalactites are formed as hanging from the ceilings. It's also correct. अगर हम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सो दिस वन इज दिस साइड जो कि ऊपर से हैंगिंग रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेलेग टाइट. ओके, बट नीचे जो है उसको हम बोलते हैं स्टेलेग माइट. ओके, ये हो गया नीचे माइट वो एंड स्टेलेक्टाइट ऊपर वन अपर वन. ओके, एंड जब ये एक दूसरे को मिल जाते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? ये कॉल्यूम का फॉर्मेशन होता है और पिलर का. ओके, एंड अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखना चाहेंगे कि कहाँ है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट की, तो उसके लिए आप अमरनाथ केव, जो अमरनाथ की यात्रा करने जब जाते हैं तो अमरनाथ केव जो है वहाँ पे शिवलिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट के वजह से ही होता है. जब ग्लेशियर जब पिघलता है और धीरे धीरे ऊपर से नीचे गिरता है एंड ये फ्रीज हो जाता है गिरने के ड्यूरेशन में जो वाटर है. ओके, और जो नीचे फ्रीज होता है वो ऐसे बनते जाता है. ओके, तो एक टाइम के बाद ये मिल जाता है उसी टाइम शिवलिंग का फॉर्मेशन होता है. ओके, ये हो गया. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following statement regarding the tides. ओके, टाइड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो फर्स्ट, एंड यहाँ पे क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज 2 हाई टाइड्स एंड 2 low tides occur during 24 hours. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is they are caused by the earth's, moon and sun's position. It's also correct. They help in removing the polluted water from estuaries. It's also correct. अगर हम बात करते हैं टाइड्स की तो टाइड्स फॉर्म होने के लिए पोजीशन क्या क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ. ओके, इसमें से ये बल्जिंग टाइप से एक फॉर्मेशन होता है. ये हो जाता है हमारा लो टाइड एंड ये भी हमारा हो जाएगा लो टाइड एंड दिस वन इज हाई टाइड. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो हाई टाइड. एंड अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे हो गया लो टाइड एंड दोनों को मैनेज कैसे करता है? ये हमारा अर्थ है. सो देयर इज मून एंड देयर इज सन. ओके, सन और मून जब एक साइड होता है तो इसका ग्रेविटेशनल जो पुल होता है सन एंड मून का, उसके वजह से इधर का जो वाटर है इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये बल्जिंग फॉर्म में हो जाता है. ओके, देन इधर कैसे मेंटेन करता है? सो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको एक दूसरे को मैनेज करके रखता है. ये हो गया हाई टाइड, दिस वन इज ऑल्सो हाई टाइड एंड दिस वन इज लो टाइड एंड दिस वन इज ऑल्सो लो टाइड. ओके, सो दिस इज द ऑल about the tides. Okay, how it is originating and how it's balanced between both sides. Okay, so answer for this question is option number C, which is all 3 statements are correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following best describe the process of lithification. Okay, lithification basically होता क्या है? So for example there is a sediments. Okay, and सेडिमेंट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रिवर है, यहाँ से सेडिमेंट्स लाके डिपॉजिट कर रहा है. ओके, तो इससे फॉर्मेशन हो रहा है सेडिमेंट्स का एंड वो धीरे धीरे कंप्रेस्ड होते जा रहा है. ऊपर से हमारा प्रेशर लग रहा है एंड नीचे से हमारा टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो कॉम्पैक्ट होते जाएगा और वो सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्म हो जाएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड lithification. Okay, so यहाँ पे देखते हैं which statement is correct. So first one is it is the process of formation of rocks through the compaction of sediments. Yes, option number A ही इसका correct answer हो जाएगा. Okay, let's come to the next question, which is
This is an erosional plain carved by the agents of erosion like river, rain, ice, and winds help to smooth out the irregularities of the earth's surface. Okay, so they are almost plain here, called as, इसको क्या बोलते हैं? So this is called periplane. Okay, दिस इज कॉल्ड पेरीप्लेन, जो इसमें डिस्क्राइब किया है. ओके, सो अगर हम बात करते हैं पेरीप्लेन के बारे में, सो both are different. If you are talking about the पेरीप्लेन is also a erosional plain जो कि मैकेनिकल वेदरिंग होता है किस रीजन में? सो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में होता है. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन के बारे में, सो स्ट्रक्चरल प्लेन स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरिया में होता है और ये फॉर्म कैसे होता है? फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड बाय द क्रस्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ. ओके, सो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल प्लेन. एंड अगर हम कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, ये डिपोजिशनल प्लेन होता है. कोस्टल प्लेन आर डिपोजिशनल प्लेन विच इज कोस्टल रीजन में होता है, लाइक वेव्स, विंड्स, ये इसका ड्राइवर होता है. बीच मटेरियल्स, मड, सैंड और सिंगल लैंड वर्ड्स, सो like swamps, mud flats, tides, tidals and estuaries, lowlands etc. Okay, so ये इसके examples हो जाएंगे coastal plain के. Okay, so let's come to the next answer for this question is correctly option number A. Let's come to the next question, which is consider the following statements, and there is asking about the correct one. So first statement is potholes and cylindrical depression over the rocky beds of the hill stream. First one is potholes are generally formed in sandstone and granite. Correct. Next one is plunge pool are formed at the base of waterfall. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C is the correct answer for this question, because all three statements are correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following is are caused by the change of in the season. Okay, so first statement is revolution of the earth. एग्जाम्पल इसमें पूछा क्या है, रीज़न क्या है चेंजेस होने का किसमें? सो सीजन्स में. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. इससे सीजन चेंज होते हैं. करेक्ट. रोटेशन से नहीं होते, टिल्टेशन से भी होते हैं. ओके, और टिल्टेशन कितना होता है? 23.5 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थ के रोटेशनल एक्सिस पे. ओके, अर्थ के रोटेशनल एक्सिस पे. बट अगर हम 66.5 डिग्री की बात करते हैं, वो कहाँ पे हो जाएगा? सो इट्स इन द ऑर्बिटल प्लेन में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. 1 and 2 इज द सॉरी नॉट 1 and 2. Option number C is the correct answer for this question, because statement 1 and 3 are the correct, but not the second one. Okay, so answer is option number C. Next question is consider the following statements. So first statement is and there is asking about the correct statement. So first statement is Mercury is the only planet without satellite. Is it true? No, it's not correct, because मरकरी ओनली प्लैनेट नहीं है. मरकरी के साथ वीनस जो है उसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रोटेट्स अराउंड देयर ओन एक्सिस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज इट्स नॉट ऑल प्लैनेट एक्सेप्ट 2 प्लैनेट्स. 2 प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट करता है, और वो कौन कौन से हैं? सो इट्स वीनस एंड यूरेनस. ओके, जो कि इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट. अदर्स का ये दोनों के अलावा उन लोग का सारा का है ईस्ट टू वेस्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज सो स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एस्टेरॉइड बेल्ट in the solar system is located roughly between the orbits of planets Jupiter and Saturn. Is it true? No, it's not correct, because
जो एस्टेरॉयड बेल्ट है बिटवीन टू लाइक जो कि डिवाइड करता है ऑल्सो टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट को भी, और इनर और आउटर प्लैनेट उसी से डिसाइड किया जाता है। तो वो किसके किसके बीच है? जुपिटर और मार्स के बीच में, ओके, ना कि सैटर्न के। सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर, sorry, not C, it's option number D. None of the above is the correct statement for this question, because there is asking about the correct one and no any options are correct. Okay, so answer is option number D. Let's next question is consider the following statements and how many of the statements given above provide evidence of the sphericity of the अर्थ। अर्थ का स्फेयर होने का कौन सा एविडेंस है? ये सारे स्टेटमेंट्स में और करेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट वन इज स्फेरिकल shape of other planetary bodies. Yes, it's a correct statement. Different time sunrise and sunset different places at different places, it's also correct. Next one is shadow of the earth on moon during the lunar eclipse, it's also correct. So answer for this question is option number C, all three statements are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the alluvial soil of India. Okay, and there is asking about the correct statement. So first statement is they are depositional soil transported and deposited by rivers and streams. Is it true? Yes, it's a correct statement. And if we are talking about the alluvial soil, it's 40% total in India. Okay, next question, next statement is the sand content in these soils decreases from the west to east of the country, it's also correct. Next one, they are generally poor in potash and phosphorus, is it true? No, it's not correct, because it's not poor, it's rich in potash and poor in phosphorus. Okay, poor in phosphorus. So statement third is incorrect. So answer for this question is option number B. Option number B, only 1 and 2 is the correct answer for this question. Okay, next question is consider the following, and इसमें क्या पूछा है? Which of the following types of forest in India is best described and the above passages. Okay, so first one is these forests are found in the Andaman and Western Andaman, the Western Ghat and the northeastern region, Bengal and Odisha, and average rainfall of the forest which is 200 to 250 centimeter, and orchids and kadam hillocks are the main species of this forest. सो इस ये किससे रिलेट? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं हो जाएगा, ट्रॉपिकल डिसीजन नो, लिटरल स्वैम्प नो, इट्स अ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉर द फर्स्ट टाइम एन इकोसिस्टम group has been assessed entirely using IUCN Red List of the ecosystem. According to this, which of the following Indian mangroves are critically endangered? ओके, IUCN रेड लिस्ट इकोनॉमिक इकोसिस्टम के द्वारा रिलीज किया गया कि कौन सा मैनग्रोव सिस्टम का कंडीशन कैसा है, कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा लीस्ट कंसर्न है, एट्सेट्रा. तो अगर हम इसमें पूछा क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड. सो अंडमान एंड बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, इट्स लीस्ट कंसर्न. सो स्टेटमेंट वन तो हमारा नहीं होगा, इनकरेक्ट. सो अगर हम एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं तो स्टेटमेंट ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा. देन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बचा 2 एंड 3, तो 2 तो हमारा डेफिनेटली सही होगा, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा. एंड 3 की बात करते हैं, वेस्ट इंडिया मैनग्रोव्स आर vulnerable. Okay, not in the critically endangered. So statement third भी हमारा incorrect हो जाएगा. So option number A is the correct answer for this question. Let's come to the next question. Next question is consider the following statements regarding the
International Big Cat Alliance IBCA, and there is asking about the correct statement. Okay, so first statement is the International Big Cat Alliance was launched by India to protect and conserve big cat species globally. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is the alliances focuses on the conservation of all big cat species globally. Yes, it's also correct. Next one is the IBCA, which is International Big Cat Alliance, is headquartered in New Delhi. Is it true? Yes, it's also correct statement. So answer for this question is option number D. All three statements are correct. Okay, and if we're talking about the इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2023 में बाय द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा. ओके, इन 2013 में, सॉरी 23 में, नॉट 13. एंड ये किसके रिगार्डिंग स्टार्ट किया गया था? सो इट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट टाइगर का 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ था. ओके, 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर का. तो इसका मतलब प्रोजेक्ट टाइगर कब आया गया था, मतलब फॉर्म किया गया था? सो इट्स 1973. ओके, 1973. तो जब इसका 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट टाइगर का, तो उसी के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फॉर्मेशन हुआ, ताकि जो ऑल 7 बिग कैट्स हैं उसका संरक्षण किया जा सकते, उसको अच्छे से देख रेख किया जा सके. ओके, एंड अगर हम 7 बिग कैट्स की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? टोटल 7 है, ये हमें पता चल गया. 7 कौन कौन से हैं? सो इट्स टाइगर, लेपर्ड, लायन एंड स्नो लेपर्ड, देन प्यूमा, देन जागुआर, एंड अनदर वन इज, एक और छूट रहा है, विच इज़ चीता. ओके, और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि चीता अभी इंडिया में एक्सटेंट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था. ओके, सो कौन सा कंट्री से लाया गया है चीता को, री इंट्रोड्यूस किया गया है कौन से कंट्री से, एंड कौन से पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो पार्क किस स्टेट में लोकेट करता है. ओके, सो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ in the context of zero debris charter. Okay, zero debris charter के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, it is an initiative led by the NASA Space Agency to prevent space debris. Is it true? No, it's not correct, because it's not done by the NASA, it's done by the European Space Agency. Okay, so first statement is incorrect. Next one is, it is a world leading effort to become debris neutral by 2030. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is, India was one of the founding member of the Zero Debris Charter Initiative. Is it true? No, it's not correct. India is not a founding member. So, answer for this question is option number A. Only one statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to Jhumar dance. Consider the following statements, and there is asking about the correct statement. So first statement is, it is a dance traditional tea tribes of Sikkim. Is it true? No, it's a traditional of Assam. Okay, so first statement is incorrect. Next one is, the dance is closely associated with the agricultural celebrations and seasonal festival. Yes, it's a correct statement. Next one is, the dance has been performed exclusively by women in the rural communities. Is it true? No, it's not correct, because सिर्फ वुमेन के लिए द्वारा नहीं, मेन के द्वारा भी किया जाता है. वुमेन जो है बेसिकली डांस एंड सिंगिंग करती है, बट अगर मेल की बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. ओके, लाइक ढोल, नगाड़ा एंड एट्सेट्रा. So answer for this question is option number A. Only statement 2 is the correct answer for this question. Okay. Let's come to the next question, which is, consider the following statements regarding the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Okay, there is asking about the correct statement. So first statement is, it is the world's largest domestic rooftop solar initiative formed transforming India's energy landscape. Is it true?
यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड ये स्टार्ट कब किया गया था? सो फेब 2024 में। Okay, so first statement is correct. Next one is the scheme is implemented by the Ministry of Power. Is it true? No, it's not correct because it's not Ministry of Power. It's by the Ministry of New and Renewable Energy. Okay, ये मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है. So second statement incorrect. Next one is the scheme offers a collateral free loans for installing all roof solar system by the household. Is it true? No, it's not correct because free loans नहीं दे रहा था, उसमें है कि लोएस्ट प्राइस में इंस्टॉलमेंट में देना था. ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. only one statement is correct, which is the option number statement 1. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the United Nations Human Development Program, UN Habitat. Okay, so first statement is UN Habitat is the UN agency responsible for the promoting sustainable urban development. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is its member state are elected by the UN General Assembly for 4 years of term. Is it true? No, it's not correct because it's not elected by the UN General Assembly. It's elected by the UN Economic Social Council. Okay, so इसके द्वारा क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं इको सोशल काउंसिल, ओके, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज अफ्रीकन रीजन हैड मोर सीट्स दैन अदर रीजन्स इन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूएन हैबिटेट. यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट because if we are talking about the African region, there it's 16 seats for them, and another ones is 13 seats for Asian and Pacific states, 6 seats for Eastern and European states, and 10 seats for Latin American and Caribbean states, and 13 seats for Western Europe. Okay, so answer for this question is option number D, which is statement 1 and 3 is correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements. So there is asking about the PM ASHA scheme का component कौन सा है. Okay, so first one is the price support scheme. Is it true? Yes, it's a part of the component of the PM ASHA scheme. Crop insurance? No. Price deficiency payment scheme? Yes. Modified interest subvention scheme? No. And private procurement and stock list scheme? Yes. So answer for this question is option number B. 1, 3 and 5 is the correct answer for this question. And if we're talking about the PM ASHA scheme, it's started in the 2018. Okay, so next question is the term Trail Guard AI is often seen in the news in the context of which statement is correct. Okay, so first one is it's a AI based cyber threat detection system. No. AI powered surveillance technology for the wildlife conservation. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B is the correct. And we are talking about the ये इंट्रोड्यूस कब किया गया है और क्यों किया गया है. तो इंट्रोड्यूस इसको किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. एंड ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये ओडिशा में पड़ता है. एंड अगर हम बात करते हैं तो ये पोचिंग को रोकने के लिए किया गया है. ओके, पोचिंग को रोकने के लिए किया गया है. सो स्टेटमेंट सेकेंड इज बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज plus, which is also known as OPEC plus, has been approved in the country to be its member countries. Which of the following? तो अभी ब्राज़ील को अप्रूवल मिल गया ओपेक कंट्री में शामिल होने का. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं ओपेक कंट्रीज़ की, तो ओपेक की अगर हम बात करते हैं, ओपेक
ओके इसमें टोटल 12 कंट्रीज ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज था जो कि फॉर्म किया गया था कब 1960 में। ओके 1960 में ये फॉर्म किया गया था और किस डिक्लेरेशन तो बगदाद बगदाद डिक्लेरेशन से इसको साइन किया गया था 1960 में। और फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे ईरान इराक कुवैत सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। ओके एंड इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे है तो वीना ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रिया में है ऑस्ट्रिया वीना ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। ओके ऑस्ट्रिया सो ये रहा। एंड अगर हम ओपेक प्लस की बात करते हैं तो ये बना था 2016 में। ओके और उसके साथ जो 12 मेंबर तो पहले से थे और 10 मेंबर इसमें और ऐड हुए थे। ओके सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज the project Waterworth, sometimes mentioned in the news, it is related to global initiative aimed at improving groundwater recharge and conservation. No, it's incorrect. Technology driven project. No. Sustainable salination project. No. It's a subsea cable network to strengthen the sea reliability and the world's digital highway. Yes, option number D is the correct answer for this question. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लाया गया है सो मेटा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम है। ओके और ये मेटा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग थ्योरीज। How many of the above theories related to the origin of universe? Origin of universe से related कौन कौन सा theories है? Big Bang theory correct. Hoyle's steady state theory correct. Big splat theory is it true? No, it's not correct because ये related है किसका तो moon के formation से। Okay, so answer for this question is option number B. Only two statement is correct. Okay, let's come to the next question which is Rani told her friends that last month she went boating in 4 different rivers of India, namely Gomti, Jhelum, Kaveri. Which of the following cities did she visit? So, लखनऊ इन गोमती रिवर के किनारे है श्रीनगर झेलम एंड कावेरी कोडागू। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी श्रीनगर कहाँ पे है तो ये हमारा कश्मीर वैली में पड़ेगा। एंड अनदर वन इज अगर हम बात करते हैं मदुरई की, ये मदुरई कहाँ पड़ता है तो ये वैगई रिवर में पड़ता है। ओके वैगई रिवर में। ओके एंड अयोध्या की बात करते हैं तो ये सरयू रिवर में, सरयू रिवर जो कि यूपी में लोकेट करता है। ओके सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। Consider the following statement. First statement is black soil retain moisture for a very long time. Yes, it's a correct statement. Next one is black soil are rich in lime, iron, magnesium, and aluminum. It's also correct. But so answer for this question is option number B. Both statement are correct, but not the correct explanation. Okay. Next question is consider the following statement about the सतलुज रिवर इज नॉट करेक्ट। सतलुज रिवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके सो फर्स्ट इज इट originates from Rakastal near Mansarovar, Tibet in lake in Tibet. Correct. It passes through the Manas Pass. No, it's not passed from the Manas Pass. It's passed from the Sipki La Pass. Okay, Sipki La Pass. So statement second is incorrect. Next one is river Byas meets Satluj near Harike. Correct. River Satluj feeds the canal system of Bhakra Nangal. It's also correct. So answer for this question is option number B is correct. Okay. Next question is which among the following passes of India lies in Jaskar range? Okay. So Jaskar range and connect the Lahore district of Himachal Pradesh to Leh district of Ladakh.
सो ये किस पास के थ्रू कनेक्ट होता है? सो इट्स कनेक्टिंग द बारालाचा पास, बारालाचा लॉ. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर्स एंड देर इज नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ओके, मतलब कौन सा ईस्ट फ्लोइंग नहीं है? वंशधारा, वंशधारा इट्स ईस्ट फ्लोइंग. एंड श्रावस्ती, नो इट्स नॉट ईस्ट फ्लोइंग, इट्स वेस्ट फ्लोइंग. नेक्स्ट वन इज वैगई, ईस्ट फ्लोइंग. पेन्नार ऑल्सो वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर विच इज श्रावस्ती एंड इसी में जोग फॉल भी लाई करता है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement with reference to Eastern Ghat and Western Ghat. There is asking about the correct statement. So first statement is the highest peak of Western Ghat is Dora Beda. Is it true? No. Highest peak of Western Ghat is Anai Mure. Okay. So statement first is incorrect. Next one is whereas the highest peak of the Eastern Ghat is Mahendragiri. Yes, it's a correct. So ये आधा statement correct है, आधा incorrect. So first statement is incorrect. Next one is Western Ghat are comparatively higher in evolution and more continuous in the Eastern Ghat. Yes, it's also correct. So जो और ये दोड़ा बेता जो है वो second highest peak है. Okay, so answer for this question is option number बी, ओनली टू इज़ करेक्ट. ओके, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलता है, देखिए वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मिलता है जहाँ पे, उसको बोलते हैं क्या? वो नीलगिरी हिल बोलते हैं. ओके, जो मर्जर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट. And there is asking about the correct statement. So first one is these are the most widespread forest of India. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is they spread over the region receiving rainfalls between 70 to 200. Is it true? No, it's not correct. ये जो है वो 100 to 200 है, ना कि 70 to 200. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज ग्रीन हर्ट, कैबिनेट वुड एंड महागोमी ट्री आर प्राइमली फाउंड इन दिस forest. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C, 1 and 3 is the correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statement with respect to the season of retreating monsoon. Okay, retreating monsoon के regarding कौन सा statement सही है? Okay, retreating monsoon is also known as northeast, sorry, yes, northeast monsoon, northeast flowing monsoon. Okay, so first statement is the low pressure through the Ganga plain start moving southward during this season. Yes, correct statement. The combination of clear skies, high temperature and moist land bring October heat in November. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, both statements are correct. Okay, next question is Ravi is planning to visit all biosphere reserves of India which are included under the UNESCO World Network of Biosphere Reserve. He will be visiting कहाँ कहाँ पे वो जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार जो कि पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर का. सो ये तो पार्ट है. नोकरेक भी, नीलगिरी भी है, नोकरेक भी है, बट ये कोल्ड डेजर्ट नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन डिब्रू सिखोई, सिमलीपाल, डिब्रू सिखोई नहीं है पार्ट वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फेयर का. एंड शेषाचलम, सुंदरवन, नंदा देवी एंड कोल्ड डेजर्ट नो. अचनक, अमरकंटक, अगस्त मलाई, कंचनजुंगा एंड पेन्ना. यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये चारों यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है. ओके, अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं उसमें टोटल कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें कि 12 है जो कि इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है वर्ल्ड यूनेस्को का
वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में कितना टोटल 12, ओके। टोटल तो बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, बट जिसमें कि 12 इसमें मैप में इंक्लूडेड है। और वो कौन कौन सा है? सो इट्स सुंदरवन, नंदा देवी एंड गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पचमरी, अचनक, अमरकंटक, अगस्तमलाई एंड कंचनजुंगा एंड पन्ना, ये 12 इसमें इंक्लूडेड है। बट अगर हम बात करते हैं जो कि 6 एक्सक्लूडेड है फ्रॉम दिस वन, वो कौन कौन सा हो जाएगा? डिब्रू सिखोया, शेषाचलम, कच्छ एंड कोल डेजर्ट एंड दिहांग दिबांग, ये इंक्लूडेड नहीं है, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज consider the following pairs. So how many of the above pair are correctly matched? Okay, so first one is Gandhi Sagar reservoir or dam located in Narmada river. No, it's not in Narmada, it's in the चंबल रिवर, ओके। सो और ये कहाँ पे है? सो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज मैथन डैम इन कावेरी रिवर, इज इट ट्रू? नो, इट्स इन बराकर रिवर, ओके। बराकर रिवर विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। नेक्स्ट वन इज, और ये कहाँ पे लाई करता है? सो ये झारखंड में, ओके। नेक्स्ट वन टेहरी डैम इन भागीरथी, इज इट ट्रू? करेक्ट। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर, करेक्ट। और टेहरी डैम की बात करते हैं तो ये अभी तक के टॉलेस्ट डैम में आता है, ओके। और ये उत्तराखंड में लाई करता है। एंड अगर नागार्जुन सागर के डैम की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बिटवीन में है, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज next question is, which of the following best describe the term gravity anomaly? Okay, so first statement is, it refers to the region of Earth's surface where the value of gravity is 0. No. Refers to the decline value of gravity and approaching no center of the earth. No. It refers to the increasing value of gravity approaching the center of the earth. No. It refers to the difference between the observed value of gravity and expected value of gravity. So option number D is the correct answer for this question. Next question is, they are strong, dry and extremely hot winds that blow during the afternoon over parts of the north and central India in summer months, जिसको हम लू बोलते होगा। These winds originate due to the intense heating of the land and are particularly common in May and June. Exposed to this wind, these winds can cause heat strokes and dehydration. Yes, it is called loo. Option number D is the correct answer for this question. Next question is, consider the following differences between the terrestrial planets and Jovian planet. First is, terrestrial planets have solid rocky surface, whereas Jovian planets are mostly compact gases with no well-defined surfaces. Correct. The density of terrestrial planet is higher than the Jovian planet. Correct. Jovian planets have a stronger gravity compared to the terrestrial. It's also correct. So answer for this question is option number D, all 3 statements are correct, okay. और जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही कुछ देर पहले ही इसी टेस्ट में हमने बताया था कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट में डिफरेंसेस क्या होता है, कौन से जोवियन प्लैनेट है और कौन से टेरेस्ट्रियल, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इससे और जब मैं कमेंट सेक्शन में बोलती हूँ कि आपको आंसर करना है तो इससे आप ही का रिविज़न होगा, ओके। और जब आप लिखोगे तो आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा। सो ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको रिप्लाई कीजिए, उसका आंसर दीजिए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनकमिंग सोलार रेडिएशन, ओके। इनकमिंग सोलार
Insolation received by the Earth is more at perihelion than the aphelion. Is it true? Correct. The distribution of insolation over the Earth's surface is influenced by the latitude, atmospheric composition, and angle of incidence. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement are correct for this question. एंड अगर हम इंसोलेशन की बात करते हैं, जब इंसोलेशन पास होता है पेरीहेलियन, इट मीन्स नियरेस्ट, ओके, क्लोज टू द सन, और ये कब होता है 3 जैन को होता है सबसे पास. एंड अफेलियन की बात करते हैं, इट मीन्स फारदेस्ट और डिस्टेंस या कि दूर, जो कि होता है कब 4 जुलाई को. ओके, सो सबसे दूर होता है. So answer for this question is option number C. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the particular climatic region. Okay. और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? So which of the following climatic region best reflects the above mentioned characteristic? So first one is summer are hot and dry while winters are mild wet. Vegetation consists of drought resistant shrubs, small broad trees and scattered grasslands. This region is known for the cultivation of olive, citrus fruit and vineyards, making agriculture an important economic activities. It's also correct. So इसके रिगार्डिंग हम देते हैं कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें मेंशन करता है क्लाइमेटिक रीजन को, तो वो हो जाएगा मेडिटेरियन क्लाइमेट. जहाँ पे साइट्रस फ्रूट आया हो आप आँख बंद के मेडिटेरियन क्लाइमेट में मार सकते हो. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग रीजन of India. So arrange the above region in increasing order of the variability of rainfall. Okay, rainfall की variability के according arrange करना है increasing order में. Okay, तो सबसे कम किसका, कोंकण रीजन. कोंकण रीजन कहाँ पे बोला जाता है, तो महाराष्ट्र प्लस गोवा वाला जो रीजन है वहाँ पे उसको बोलते हैं कोंकण रीजन. ओके, जो कि वहाँ पे लो वेरिएबिलिटी होता है, ज़्यादा वहाँ पे वेरी नहीं करता है रेनफॉल. ओके, सो ये हो जाएगा फर्स्ट, इसमें हो जाएगा. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए फर्स्ट में एक ही जगह पे. ओके, और वेस्टर्न घाट की बात, सॉरी वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, हाई वेरिएबिलिटी. ओके, एंड अगर वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडरेट variability. Okay, so answer for this question is option number A. 1, 3 and 2 is the correct answer for this question. So ये आज का थर्ड जो टेस्ट है वो कंप्लीट होता है. सो थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं दिखा रहे जितना होना चाहिए. ओके, सो प्लीज़ डू इट फॉर मी, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले बनाने का वीडियो. So thank you so much.